हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। रिहैबिलिटेशन ऑफ एड्स विक्टिम पढ़ेंगे आज। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, जो रिहैबिलिटेशन वर्कर होते हैं वो उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनको ऑलरेडी एड्स जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है। जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जिसको हम ART बोलते हैं, एक तो वो है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद देर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर एड्स। AIDS victim face psychological and social problems that prevent them from leading normal life. Rehabilitation aims at resolving these psychological, social and psychosocial issues. तो उस थेरेपी से क्या होता है, ART है जो थेरेपी एंट्री रेट्रोवायरल, उससे ये होता है कि एक तो इनका जो एड्स का जो इफेक्ट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर किसी को पता चले उसको इस तरह की प्रॉब्लम है जो कभी ठीक नहीं होगी तो उसके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा साइकोलॉजिकली। सोशल प्रॉब्लम्स क्यों होंगी, क्योंकि इस तरह की जो डिसीज होते हैं उसमें लोग भी आइसोलेट कर देते हैं उस पर्सन को, कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता, उससे बात करना पसंद नहीं करता, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। अब उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। सो वी आर स्टार्टिंग विद एड्स रिलेटेड स्ट्रेसर्स। अब जिसको एड्स है उसके साथ उसके कितने सारे स्ट्रेसर्स और आ जाते हैं वो हम देखेंगे। सो एड्स इज एसोसिएटेड विद मेनी स्ट्रेसर्स दैट लीड टू साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। फर्स्ट, there is the issue of facing the truth. It has been found that when individual receive an HIV positive test report, he or she experiences a mixture of shock, denial, guilt, fear, as well as dilemma over whether to disclose the illness to others. तो जैसे ही किसी को पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। एक तो वो खुद शॉक में होता है, डिनायल में होता है, डिनायल वो मानने को तैयार नहीं होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, गिल्ट होता है इस चीज़ का, फियर होता है, डिलेमा होता है कि दूसरों को ये चीज़ बताई जाए कि ना बताई जाए। ये जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, इतना ज़्यादा एक्यूट फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। देर इज़ नो क्योर टू द डिसीज, ये सबको पता ही है। उस वजह से विक्टिम तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस ऑफ कंट्रोल और उसको हेल्पलेस फील होने लगता है, लर्नड हेल्पलेसनेस, क्योंकि उसको पता है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगा कभी भी। सो ड्यू टू दिस लर्नड हेल्पलेसनेस, इंडिविजुअल टेंड्स नॉट टू टेक मेडिकल हेल्प और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब क्या होता है, वो इंडिविजुअल सोचते हैं कि मैं ठीक तो हो नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा मैं कोई थेरेपी नहीं लेता हूँ और ना ही मैं अपने आप को ट्रीट करवाऊंगा। इस वजह से उनका एटीट्यूड फैटलिस्टिक हो जाता है, मतलब वो अपने आप के लिए बहुत खतरा हो जाते हैं और वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, उनके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो जाती है उस चीज़ से फाइट करने की। फिर उसके बाद ये तो हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल रिएक्शन। अब कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं, कॉग्निटिव रिएक्शंस होते हैं क्योंकि एक तो गिल्ट की फीलिंग होती है जिस वजह से भी उनको हुआ होता है, वो रीज़न जो होता है उनका, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं अपने अंदर ही, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद एक वो चीज़ आ जाती है कि अब इससे बुरा तो मेरे साथ होगा ही नहीं, अब सबसे बुरा हो चुका है मेरे साथ और इससे बुरा क्या होगा। तो वो लर्न हेल्पलेसनेस, डिपेंडेंस, ये सब चीज़ें एकदम उसके ऊपर अटैक करती हैं जैसे ही। तो डिपेंडेंस एक्सेट्रा ड्यू टू फॉल्स बिलीव दैट लाइफ एंड्स आफ्टर एड्स। ये क्यों, क्योंकि लोगों का ये बिलीफ है कि एड्स हो गया अगर तो उसकी लाइफ खत्म है उसके बाद। Other psychological problem pertain to sexuality and intimacy. Those tested HIV positive feel guilty over their previous sexual behavior. They start maintaining psychological and social distance from their family members. अब ये लोग क्या होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनका प्रीवियस सेक्सुअल बिहेवियर जो था वो ऐसा था जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो अपने आप को अपने फैमिली मेम्बर से दूर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग इतनी ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो जो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से उनके जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनको जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, उनके सारे रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एड्स का जब भी उनको पता चलता है तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
अब उसमें वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, सोशल इफेक्ट भी होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और सोशल सपोर्ट उनका छूट जाता है, केयर टेकिंग नहीं हो पाती है। सोशल इफेक्ट क्या होता है, उनकी जो इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, जो उनके क्लोज रिलेशंस होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल स्टिग्मा रेफर्स टू प्रिजुडिस अगेंस्ट सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज। अब जैसे HIV के अगेंस्ट भी एक सोशल स्टिग्मा है कि जिनको HIV है उनसे दूर रहना चाहिए, हाथ लगाने से भी HIV हो जाएगा, इस टाइप का। तो जो ये मानना है लोगों का, स्पेशली इंडिया में, कि HIV की प्रॉब्लम ऐसे होती है टच करने से या कंटामिनेटेड वाटर पीने से किसी का, उनको एक सोशल आइसोलेशन फेस करनी पड़ती है उन लोगों को जिनको एड्स की प्रॉब्लम है। In Ghana, the AIDS stigma is so strong that women are too secretive about it and don't disclose their HIV positive status to anyone. Because they hide this truth, they don't get access to the treatment and to financial and emotional help. तो घाना एक जगह है अफ्रीका में, वहाँ पे तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सोशल स्टिग्मा अटैच है एड्स से कि वहाँ पे अगर किसी वुमेन को हो जाता है एड्स तो वो किसी को नहीं बताती है, और उस वजह से धीरे धीरे क्या होता है, वो बीमार होना शुरू हो जाती है और वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाती है इसके चक्कर में, क्योंकि वो किसी को बताती नहीं है। और ये एक इतना बड़ा स्ट्रेसर बन जाता है ना, फिर ये जो सोशल स्टिग्मा है इससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी को बिना बताए अपने आप को कैसे ट्रीट करवाओगे। But owing to the stigma, victims don't get social support. Non-disclosure of information itself leads to anxiety, lower self-concept, continued fear of getting busted. अब एक तरफ तो इनका ये होता है कि अगर ये किसी को ना बताएं, अगर किसी को बता दें तो इनको सोशल आइसोलेशन फेस करनी पड़ जाएगी, लोग इनको रिजेक्ट कर देंगे, बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये चल रहा होता है जब ये नहीं बताते हैं किसी को, अपने ही अंदर अंदर इनको एंजाइटी हो रही होती है, इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन होना शुरू हो जाता है, एक वो डर लगा रहता है हमेशा कि हम पकड़े जाएंगे, जैसे क्रिमिनल्स को होता है। तो ये दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। अब इसमें क्या हमें करना चाहिए, इंटरवेंशन फॉर रिहेबिलिटेशन क्या होनी चाहिए। सो स्ट्रेस रिडक्शन कैसे करें। We have already discussed various stress that affect HIV/AIDS and pose of danger of overwhelming. Usually, cognitive behavioral strategies are found to be effective to help the individual developing coping skills. अब इसमें जो हमने पढ़ी हुई है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसको इफेक्टिव माना गया है, जिसमें लोगों को कोप करना सिखाया जाता है इस तरह की प्रॉब्लम से। मेडिटेशन एंड योगा को भी यूज करने के लिए बोला हुआ है, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है मेडिटेशन और योगा करने से। एंड मैनी स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक फिलोसफीज। फॉर एग्जांपल, cognitive behavioral stress management program developed by Anthony et al. In 1991 has been proved to be effective intervention program to reduce psychological distress. अब इसमें होता क्या है, CBSM में ये 10 वीक का प्रोग्राम है, ग्रुप बेस्ड है, इसमें ग्रुप होते हैं सारे लोगों के जिनको ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, टेक्निक्स टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट, कोपिंग स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, रिलैक्सेशन एंड इमेजरी टेक्निक्स जिसको हम विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, मेथड्स फॉर एनहांसिंग सोशल सपोर्ट। मतलब इसमें पहले तो वो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि उनके अंदर जो गलत थॉट्स आ रहे हैं कि हमने बहुत गलत कर दिया, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, जो रॉन्ग कॉग्निशन बन रहे हैं माइंड में, रॉन्ग थिंकिंग आ रही है, उसको चेंज किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। फिर उनकी अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी कि जो आप कर रहे हो उसकी वजह से आपको कितना स्ट्रेस हो रहा है और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो आप अपना बिहेवियर चेंज करो, ठीक है। फिर उनको कोपिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे आपने अपने बिहेवियर को कोप अप करना है, आप इस चीज़ को कैसे डील करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों से कैसे इस रिएक्ट करना है, दूसरों को बताना कैसे है, आपने दूसरों के साथ कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन रखना है।
कैसे अगर कोई आपको कुछ कह देता है तो आपने उस टाइम किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स में बताया जाता है। रिलैक्सेशन सिखाई जाती है मेडिटेशन और योगा के थ्रू। इमेजरी टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि विजुअलाइज करो कि आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, ऐसे ही हम इमेजरी यूज करके लोगों को हील भी कर सकते हैं। अब इस केस में हील तो होना मुश्किल है, लेकिन आप किसी को हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो। तो जब हम इमेजिन करते हैं कि हम बहुत हेल्दी हैं, बहुत हैप्पी हैं, इस तरह से इमेजरी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो हम उस चीज़ का इफेक्ट कम करते हैं अपने अंदर। और अपना सोशल सपोर्ट बढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस तरीके से ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, मतलब सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। आपके कॉग्निशन पे भी काम कर रहा है, आपके बिहेवियर पे भी काम कर रहा है, आपके इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल और एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच है ये CBSM। Victims often have negative thoughts, false belief, fatalistic attitude, suffer from learned helplessness. Cognitive restructuring helps the victim to develop a meaning in life and substitute false belief with realistic अबाउट अ फ्यूचर। तो वही ये बता रहे हैं कि जैसे उनका जो रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं कॉग्निशन की, उसमें उनके जितने भी ये वाले जो गलत थॉट्स हैं उन सबको चेंज करके उनको रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट्स में चेंज किया जाता है। रिमूविंग एड्स स्टिग्मा। अब एड्स स्टिग्मा रिमूव कैसे, मतलब वो चीज़ कैसे करें कि लोग जो है ऐसे लोगों से दूर ना भागें। So in order to rehabilitate an AIDS victim, we need to provide her a job and a status in the community. तो अगर उसको जॉब मिल जाए, उस पर्सन को एक पर्टिकुलर स्टेटस मिल जाए कम्युनिटी में, तो हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा स्टिग्मा उसको फेस ना करना पड़े। Unfortunately, AIDS victims often lose their jobs and lose their membership of the community due to social stigma. Hence, there is a need to remove stigma attached to AIDS. So, how do we remove stigma? It is a problem of changing people attitude and behavior. One way to change attitude and belief is through popular opinion leader. अब ये मैंने आपको पहले भी बताई थी टेक्निक पॉपुलर ओपिनियन लीडर की, कि जो भी आपकी कम्युनिटी का एक लीडर होता है उसी को आप उसको बोलो दैट you change his behavior then he will change others behavior। तो वो पॉपुलर ओपिनियन लीडर टेक्निक हो गई। बट द efficacy is doubtful given the stigma is due to people's fear of contacting the disease, hence they would prefer to be on the safe side। तो वही है कि लोग फिर भी एक अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए कितना भी आप समझा लो, वो कोशिश यही करेंगे कि वो अपने आप को दूर रखें। उनको ये डर है कि उन्हें डिसीज ना हो जाए, जो कि ऐसे नहीं होता है। इट इज़ नॉट लाइक वो नहीं, कंटेजियस नहीं होता है ये। स्टिग्मा इज प्रिजुडिस, प्रिजुडिस इज एन एटीट्यूड, प्रिजुडिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। सो एड्स एज अ स्टिग्मा लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। टू रिड्यूस स्टिग्मा अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। अब हमें ये पता है कि अगर हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है, प्रिजुडिस है अगर, तो हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही, वो चीज़ हमारे बिहेवियर में दिखेगी। और उसको चेंज करने के लिए हमें लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड। मास मीडिया का यूज़ किया जाता है, थिएटर का यूज़ किया जाता है, रोड साइड ड्रामाज होते हैं, स्ट्रीट प्लेज होते हैं। ये सारे चीप और इफेक्टिव मेथड है जो इंडिया में यूज़ किए जा सकते हैं। कम्युनिटी थिएटर है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फ्रॉम अ सर्वे ऑफ सम रिसर्चर्स, कूल एंड अग्रवाल concluded that awareness programs are not always beneficial. The benefit of awareness program are more when the person can get the information in the privacy of his home rather than in public places. Hence, internet may be a more effective medium. सो दे आर सेइंग कि अगर हम किसी के घर में प्राइवेटली उसको इन्फॉर्म करें, लाइक यूजिंग इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट अगर वो देखता है तो ज़्यादा असर पड़ता है उसके ऊपर, रैदर देन वो भीड़ में खड़ा होकर अगर कोई स्ट्रीट प्ले देख रहा है तो उसके ऊपर इतना इफेक्टिव वो नहीं इफेक्ट करेगा जितना वो घर में इंटरनेट पे बैठ के देखेगा। नाउ रोल ऑफ सोशल एजेंसीज। कुछ सोशल एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सर करी हुई, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, जो ये काम करती हैं। दे हैव एक्सेस टू क्वालिटी केयर एंड ट्रीट, मतलब जो लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम है HIV, उनकी क्वालिटी केयर होती है, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, उनकी प्रिवेंशन केयर सपोर्ट के लिए एनवायरनमेंट इस तरह का बनाया जाता है कि उनकी केयर हो सके।
एंड देन ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हुए कि उनके साथ कोई भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो वहाँ पे ये जो है ये इस चीज़ को एम करते हैं कि इनका जो सोशल स्टिग्मा है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम ना हो। NACO organizes its own awareness program, prevention program, provide facility for art. Art is anti-retroviral therapy. तो ये अपना खुद का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी चलाता है NACO, और ये दूसरे NGOs को भी हेल्प करता है इस चीज़ में आगे काम करने के लिए। फिर एक एड्स अवेयरनेस ग्रुप है AAG, क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट एड्स, HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जेल में जो लोग होते हैं उनके लिए, रेड लाइट एरिया, स्लम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसी जगह पे ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ग्रुप है AAG। तो ये लोग भी स्ट्रीट प्ले वगैरह करते हैं, जैसे तिहाड़ जेल का बता रहे हैं इन्होंने, वहाँ पे ऐसे करा हुआ है। तो उनके और दे एंगेज MSM मीन्स मैन हैविंग सेक्स विद मैन। तो ये इन लोगों को टारगेट करते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं, जो जेल में होते हैं जो लोग। अनदर सोशल एजेंसी कॉल्ड एक्शन सर्विस एंड होप फॉर एड्स, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज आशा, एक्शन सर्विस होप फॉर एड्स, established in 1998 इन बैंगलोर। तो आई होप आप ना ये नाम याद कर लेना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये नाम पता हो, सारे नेम्स। तो जैसे मैंने बोला NACO है, ये एक हो गया, एक ये एड अवेयरनेस ग्रुप हो गया AAG, और एक ये वाला हो गया आशा 1998 वाला बैंगलोर। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज: एड्स हेल्पलाइन एंड टेलीफोन काउंसलिंग सर्विस, adolescent sexual health education in India, prevention of mother to child transmission of HIV infection, awareness of urban slums, capacity building। सो अगर आपको कुछ एड्स के बारे में कोई भी काउंसलिंग चाहिए या कोई भी नॉलेज चाहिए, उसके लिए हेल्पलाइन है। एडोलोसेंट को अगर कोई सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई एजुकेशनल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी है। मदर से चाइल्ड को HIV इन्फेक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करने का भी इनका जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को भी ये देखें। अवेयरनेस ऑफ अर्बन स्लम्स, जो अर्बन एरिया के स्लम्स हैं वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सो दिस इज, आपको ये फर्दर डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी www.ashaf.org पे। I Volunteers is a unique program, most of whose volunteers are from IT industry। तो एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आई वॉलंटियर, जिसके लोग वॉलंटियर जो होता है IT इंडस्ट्री से होते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन एड अवेयरनेस, आफ्टर विच दे रीच आउट टू पीपल टू स्प्रेड द अवेयरनेस थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्ट्रीट प्लेस, पर्सनल टेस्टिमनीज फ्रॉम HIV पॉजिटिव पीपल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आई वॉलंटियर। Aging and rehabilitation. Now after AIDS we will come to aging in our next video. Thanks for watching.